Today we will talk about CAPF Assistant Commandant Paper 2 which is of 200 marks। ठीक है कि इसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करें, कवर कैसे करें, कितने सेक्शंस होते हैं इसमें, टॉपिक कितने होते हैं, वेटेज कितनी होती है एंड कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, सेक्शन वाइज हम सबके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये 200 मार्क्स का जो पेपर है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऐसे टोटल हमारे पास 6 ऐसे दिए होते हैं। ठीक है, 6 ऐसे हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में। आउट ऑफ दो 6 ऐसे वी हैव टू आंसर एनी 4। ठीक है, हमें 4 जो है ऐसे लिखने पड़ते हैं आउट ऑफ 6। आउट ऑफ 6 हमें 4 ऐसे लिखने पड़ते हैं। ठीक है, वी हैव टू राइट 4 ऐसे आउट ऑफ 6। ये जो 4 ऐसे हैं टोटल 80 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स 1 ऐसे इज इक्वल टू 20 मार्क्स। आपका 1 ऐसे 20 मार्क्स का होता है एंड हर ऐसे की वर्ड लिमिट होती है 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स हर ऐसे की वर्ड लिमिट होती है। सो यू कैन अज्यूम कि आपको 2.5 से 3 पेजेस तक लिखना होगा। ठीक है, 2.5 टू 3 पेजेस आपको लिखना होगा हर एक ऐसे एंड 1 ऐसे इज इक्वल टू 20 मार्क्स। टोटल 4 ऐसे आपको लिखने होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऐसे। देन नेक्स्ट यू हैव आर्ग्यूमेंट राइटिंग। नेक्स्ट आपने आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिखनी होती हैं जिसमें फेवर में एंड अगेंस्ट में आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। ये आपको 2 लिखने होते हैं। इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। आर्ग्यूमेंट्स 2 ही दिए होते हैं एंड 2 ही आपने लिखने होते हैं। ठीक है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती आर्ग्यूमेंट राइटिंग में एंड ये काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, जस्ट फेवर एंड अगेंस्ट में लिखने होते हैं एंड अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज है तो ये प्रेटी इजी होता है आपके लिए। ठीक है, एंड इसके भी 1 आर्ग्यूमेंट जो है वो 20 मार्क्स का होता है। मीन्स 2 हैं तो हम वी हैव 40 मार्क्स। ठीक है, एंड इसकी वर्ड लिमिट जो है अगेन 250 टू 300 वर्ड्स के आसपास होती है। देन वी हैव रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग होती है, इसमें भी आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। आपको 2 रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं आउट ऑफ 2। ठीक है, 2 आउट ऑफ 2 आपको लिखनी होती हैं रिपोर्ट्स एंड 1 रिपोर्ट जो है आपकी 10 मार्क्स की होती है। ठीक है, 10 मार्क्स की एक रिपोर्ट होती है आपकी। इसमें भी आपके पास चॉइस नहीं होती एंड रिपोर्ट प्रेटी इजी होती है। एक पेज पर ही मोस्टली 1 पेज पर आपकी ये हो जाती है। ठीक है, एंड 200 वर्ड्स की होती है ये। यू कैन स्ट्रेच इट अप टू 1.5 पेज। ठीक है, एंड अलग अलग इश्यूज़ पे आते हैं। जैसे न्यूज़ की रिपोर्ट्स लिखते हैं ना, वैसे ही उसी स्ट्रक्चर में लिखनी होती है। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। देन वी हैव 4th नंबर पे प्रेसी राइटिंग। वी ऑल नो प्रेसी राइटिंग जो है 1/3 करना होता है। ठीक है, आपको पैराग्राफ दिया होता है, डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए होंगे, 4 to 5 पैराग्राफ्स होंगे। एक स्टोरी दी होगी सिंपली एंड उस स्टोरी को जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं उसको आपने 1/3 लिमिट में 1/3 लिमिट में आपने उसके क्रक्स को लिखना है। उसके क्रक्स को लिखना है। ठीक है, प्रेसी राइटिंग में। एंड प्रेसी राइटिंग आपको सिर्फ एक लिखनी होती है एंड दी भी आपको एक ही होती है। 1 आउट ऑफ 1 लिखनी होती है एंड 15 मार्क्स की होती है। बहुत इजी होती है प्रेसी राइटिंग। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको स्पेशली प्रिपेयर करना पड़े। बट या कॉपी पेस्ट इज़ नॉट प्रेसी राइटिंग। ठीक है, हम इसकी भी बात करेंगे आगे। देन वी हैव कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन हमारे पास जिसमें से हमें टोटल 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, सो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। ये फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, ये फ्री के नंबर होते हैं। देन वी हैव ग्रामर। लास्ट में हमारे पास ग्रामर है, 25 मार्क्स की आती है। 25 मार्क्स की आती है जिसमें से रीराइट आते हैं आपको। टोटल 10 होते हैं, 10 में से 10 लिखने होते हैं। मीन्स आपको एक्टिव फॉर्म में दे देगा। लेट्स अज्यूम एक्टिव फॉर्म में दे देगा और कहेगा कि उसको पैसिव में कन्वर्ट करो। डायरेक्ट लिखा होगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करो। सो ऐसा सिमिलर आपको देगा। ठीक है, देन यू हैव सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग होगी, इसमें आपको ईडियम देगा। इसमें आपको ईडियम देगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्ड दे दिया एंड उस वर्ड को यूज़ करके आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है।
टोटल वो भी 5 होते हैं, 5 आउट ऑफ 5 आपने लिखने होते हैं। देन वी हैव करेक्टिंग सेंटेंसेस, करेक्शन करनी होती है, ठीक है। 5 दिए होते हैं एंड ग्रामेटिकली देखने से सही लगते हैं बट वो सही होते नहीं हैं, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, उनको सही करना होता है एंड रीराइट करना होता है नीचे। सो ये तो था हमारा पेपर 2 का स्ट्रक्चर कि पेपर 2 कैसे होता है, क्या उसका सीक्वेंस होता है एंड वेटेज क्या होती है। नाउ इनको प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर दिस पेपर सेकंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट एसे। हम एसे की बात करते हैं। लेट्स चेंज द कलर, ठीक है। या सबसे पहले हमारे पास ऐसे राइटिंग है। ऐसे हमने ऊपर देखा कि आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं। यू हैव टू राइट 4 ऐसे। हर ऐसे आपका 20 मार्क्स का है। यू हैव 80 मार्क्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके ऐसे में से। बट ऐसे में जो ऐसे की प्रिपरेशन है, जो प्रिपरेशन है ऐसे की, दिस इज़ जीएस बेस्ड। जीएस बेस्ड फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इकोनॉमी की नॉलेज, आपकी पॉलिटी की नॉलेज, जियोग्राफी की नॉलेज, करंट अफेयर्स की नॉलेज, वो सब कुछ आपका मिक्स होकर आपके ऐसे में यूज़ होगा। वो सब कुछ आपका ऐसे में यूज़ होगा। सो स्पेसिफिकली आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ऐसे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। नो, आप जितनी भी जनरल स्टडीज़ की नॉलेज आप गैदर करोगे, वो सभी नॉलेज, वो सारी की सारी नॉलेज आपके ऐसे में यूज़ होगी, ठीक है। सो ऐसे टोटली जीएस बेस्ड टॉपिक है। जो भी आप कवर करोगे अपने बाकी सब्जेक्ट्स में, वो सारी नॉलेज आपकी ऐसे में यूज़ होगी। ऐसे इज़ ऑल अबाउट आर्टिकुलेशन स्किल्स। ऐसे जो है वो आर्टिकुलेशन स्किल की बात करता है। मीन्स आपको जिस टॉपिक के ऊपर ऐसे दिया गया है, जिस टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा गया है, उसको तरीके से लिखना आना चाहिए। जो टॉपिक आपको दिया गया है उसको आपको अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। जो आपके माइंड में है, जो थॉट आपके माइंड में है, ठीक है, जो थॉट आपके माइंड में है वो पेपर पर भी वैसा ही होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेशन स्किल। जो आपने सोचा वैसा ही आपने प्रेजेंट किया, दैट इज़ आर्टिकुलेशन स्किल। सो ऐसे जो है आर्टिकुलेशन स्किल की बात करता है कि आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नॉलेज है, पॉलिटी पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से, करंट अफेयर्स की है, वुमेन पर्सपेक्टिव से, ऑल ओवर सोसाइटी पर्सपेक्टिव से, जो भी आपकी नॉलेज है आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ऐसे में फ्लो वाइज, दैट इज़ कॉल्ड योर आर्टिकुलेशन स्किल। एंड ये स्किल आपकी प्रैक्टिस से आएगी। ये आर्टिकुलेशन स्किल आपकी प्रैक्टिस से आएगी। अब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी भी कवर कर रहे हो, आप करंट अफेयर्स भी देख रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की आपके पास नॉलेज है। बट वो नॉलेज जब आप पेपर पर उतारोगे एंड उसके बाद उसको खुद चेक करोगे या किसी और से करवाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये ऐसे के अकॉर्डिंगली सही है या फिर नहीं, ठीक है। नाउ ये आर्टिकुलेशन स्किल जो है, अब कोई भी ये स्किल लेकर तो पैदा नहीं होता है ना, आपको ये ओवर द टाइम डेवलप करनी पड़ती है। सो ये डेवलप कैसे होगी, ये होगी थ्रू न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आई गेस, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई और, जो भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो, वो न्यूज़पेपर में स्पेशली एडिटोरियल सेक्शन दिया होता है। जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकुलेशन स्किल्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक्स अगर हम देखते हैं एडिटोरियल सेक्शन के अलावा, उसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। बट एडिटोरियल सेक्शन जो है किसी एक टॉपिक पर अच्छे से डिटेल स्टडी होती है, ठीक है। सो न्यूज़पेपर में स्पेशली एडिटोरियल सेक्शन जब आप पढ़ते हो ओवर द टाइम, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ओवर द टाइम उसको पढ़ पढ़ कर आपका ब्रेन जो है यूज टू हो जाता है, आपका ब्रेन यूज टू हो जाता है। सो इसी तरीके से आप आर्टिकुलेशन स्किल को अपनी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकुलेशन स्किल कि आपके पास नॉलेज है या फिर आप नॉलेज गैदर कर रहे हो जीएस से या फिर करंट अफेयर्स से, एंड देन आप उसको पेपर पर प्रेजेंट कर रहे हो। आपने कोई टॉपिक उठाया, फॉर एग्जांपल रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स का रोल इन सोसाइटी, दिस इज़ योर टॉपिक। अब आप उस टॉपिक को प्रेजेंट कैसे करोगे, दैट इज़ योर आर्टिकुलेशन स्किल, एंड वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि आप ओवर द नाइट आपके पास नॉलेज है एंड आप सुबह उठे एंड आपने सोचा कि मैं एक अच्छा से ऐसे लिखूंगा इस टॉपिक पर, वो एक दिन में नहीं होगा, ओवर द टाइम वो चीज़ डेवलप होगी। देन वी हैव पी वाई क्यू एनालिसिस।
ये PYQ एनालिसिस मैं हर वीडियो में बात करता हूँ PYQ एनालिसिस की, बिकॉज ये बैकबोन है, यही आपका पेपर क्लियर करवाएगी। बिकॉज नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं, ठीक है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप सबको फॉलो नहीं कर सकते। जस्ट स्टिक टू PYQs। ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको थीम्स बताएंगे कि किस थीम में से ऐसे आ रहा है। फॉर एग्जांपल वुमन पर आ रहा है, आर्मी पर आ रहा है, ठीक है, एजुकेशन पर आ रहा है। सो जब आप ऐसे के PYQ देखोगे, CAPF पेपर 2 के PYQs देखोगे एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के, आपको थीम्स पता चलेंगे, एंड उन्हीं थीम्स पर आप ज़्यादा फोकस करोगे। जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तब आप उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद साइड बाय साइड आप नोट मेकिंग भी करोगे, बिकॉज जो स्कैटर्ड नॉलेज है आपकी, आप आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें एडिटोरियल था कोई जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। आपने नेक्स्ट डे कोई और एडिटोरियल पढ़ा जो कि बात कर रहा था वुमेंस की, वीमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने फिर कोई और पढ़ा जो बात कर रहा था हमारी रूरल इकॉनमी की। सो आप डे बाय डे अलग अलग तरह के एडिटोरियल पढ़ रहे हो, ठीक है, बट ये नॉलेज आपकी लॉस्ट हो रही है, फेड हो रही है आपके माइंड में। सो यू हैव टू मेक नोट्स, ठीक है। डिफेंस का पढ़ा आपने, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा ये बुक लेकर, एक नोटबुक लेकर नोट्स बनाते रहो। जस्ट A4 शीट में कुछ स्पेशल चीज़ें, जैसे डिफेंस की बात की, डिफेंस टेक्नोलॉजी की, सो उसमें लिख दो कि ओके गवर्नमेंट जो है डिफेंस इनोवेशन के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए ये स्टेप ले रही है। यूथ को गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है इस स्कीम के थ्रू। डिफेंस एक्सपो हो रहा है हमारे यहाँ पे, सो आप उन चीज़ों को लिख लो, ठीक है। जस्ट A4 शीट में लो, लाइन लगाओ, सिर्फ उस चीज़ को लिख लो। आपने वुमन रिजर्वेशन का देखा, यहाँ पर लिख दो कितने % वुमन इंक्रीज़ हुई हैं पार्लियामेंट में, कितने % वुमेन हमारी स्टेट असेंबलीज में इंक्रीज़ हुई हैं। सो ये चीज़ें आप लिख लो। सो ये फैक्ट आपके तब काम आएंगे जब आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, जब आप ऐसे लिखोगे तभी आपके काम आएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ऐसे, कि इसके लिए कुछ स्पेशली एज सच आप प्रिपेयर नहीं करना होता, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। PYQ जस्ट देखो, थीम्स एनालाइज करो, देन न्यूज़पेपर फॉलो करो फॉर योर आर्टिकुलेशन स्किल्स, ठीक है। देन साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की। आप वीकली बेसिस पे कोई भी टॉपिक उठा के, फॉर एग्जांपल जितने भी न्यूज़ में रहते हैं, डिफेंस वाला मेजरली रहता है, ठीक है, डिजिटल इकॉनमी वाला है हमारा, इलेक्शन के ऊपर है, देन प्रेसिडेंट्स रोल है, प्राइम मिनिस्टर्स रोल है, वुमेन है हमारा, एजुकेशन है, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। वीकली बेसिस पे कोई एक दो टॉपिक्स उठाकर ऐसे लिखो, देन उसको खुद चेक करो या किसी और से करवाओ, ऐसे ही आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ओवर द नाइट कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, ठीक है, ओवर द नाइट इम्प्रूवमेंट नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऐसे। देन वी हैव प्रेसी राइटिंग। बहुत ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है ये। फ्री के नंबर हैं आपके, 15 मार्क्स का होता है। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो गलती करते हैं प्रेसी राइटिंग में इज़ कॉपी पेस्ट। आपको 4 to 5 पैराग्राफ्स दिए होते हैं, ठीक है, 1/3 आपने करना होता है, ये सबको पता होता है। वो क्या करते हैं, 2 लाइनें यहाँ से उठाते हैं, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 1/3 करके लिख देते हैं। और उनको लगता है मेरा प्रेसी राइटिंग हो गया, 15 मार्क्स की है, आराम से 7 to 8 नंबर मेरे मिल जाएंगे एंड मैं मेरिट में आ जाऊँगा। बट ऐसा होता नहीं है। क्लियरली मैंशनड होता है प्रेसी राइटिंग में कि यूज़ योर ओन वर्ड्स, कि अपने खुद के शब्दों में लिखो, कॉपी पेस्ट ना करो, ठीक है। उन्होंने खुद लिखा होता है, बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं एंड उनके नंबर नहीं आते, फिर वो बोलते हैं कि UPSC जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है, बट ऐसा नहीं होता। सो डू नॉट कॉपी पेस्ट, ठीक है। जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं उनको अच्छे से पढ़ो। आपकी प्रेसी राइटिंग में आपकी रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए कि आप फास्टली रीड कर सको, ठीक है। बिकॉज बड़ा सा पैराग्राफ होता है, आराम से तो आप पढ़ने बैठ गए तो आपका टाइम उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो फास्ट रीडिंग की आपकी हैबिट होनी चाहिए एंड ये हैबिट आपकी डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़कर ही डेवलप होगी, ओवर द नाइट ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। सो आपने पैराग्राफ्स पढ़ लिए, उसके बाद वो मेनली बात किसकी कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स अक्सर ऐसा होता है ऐसे राइटिंग में, बिकॉज मैं भी जब प्रैक्टिस करता था, पेपर देता था, तो मैंने भी ये चीज़ फील कर की थी
वो स्टार्ट करता है किसी और टॉपिक से। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पूरा एग्रीकल्चर की बात करता रहा एंड तक, बट उसका एम्फेसिस जो था टेक्नोलॉजी पे था। जो एम्फेसाइज कर रहा था वो टेक्नोलॉजी पे कर रहा था कि टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर में ग्रो कर रही है या फिर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक उसने बात की एग्रीकल्चर की, बट उसका एम्फेसिस कहाँ पे था? उसने एम्फेसाइज किया टेक्नोलॉजी पे, बायोटेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, अदर तरह की टेक्नोलॉजी पे उसने बात की। ये चीज़ आपको पकड़नी आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया। यही चीज़ आपको लिखनी है अपनी प्रेसी में, आपको यही चीज़ लिखनी है। एंड कुछ स्पेशल चाहिए नहीं होता प्रेसी राइटिंग के लिए, जस्ट डू PYQs, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कोई भी एग्ज़ाम के लिए उसके PYQs होते हैं। PYQ लो, गूगल पर प्रेसी राइटिंग के लिए सर्च मारो, आपको बहुत n नंबर ऑफ़ टॉपिक्स मिल जाएंगे। या फिर गूगल नहीं भी करना तो आप जस्ट PYQ उठाओ, उसमें से 1/3 करके, ठीक है, पढ़ने की हैबिट डालो, 1/3 करके उसका जो मेन आइडिया, मेन सेंट्रल थीम जो है उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, तो आपको ये पता चल जाएगा। बिकॉज ये जस्ट एनालिटिकल स्किल मांगता है आपकी, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं मांगता। सारा कुछ आपके सामने दिया होता है, प्रेसी राइटिंग में पूरा पैराग्राफ दिया होता है आपके सामने, बस इसको 1/3 करना होता है। ये इतना डिफ़िकल्ट थोड़ी है। फ्री के नंबर हैं ये, 15 मार्क्स का होता है। ईजीली आपको 7 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से लिख कर आते हो। मोर देन इनफ मार्क्स होते हैं इतने, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रेसी राइटिंग। देन वी हैव कॉम्प्रिहेंशन। अगेन मैं इसको फ्री के मार्क्स बोलता हूँ, बिकॉज सामने आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी पैराग्राफ से आपको आंसर करना है। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता ये, जस्ट आपकी स्पीड रीडिंग होनी चाहिए, बिकॉज बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, टाइम कम होता है। सो स्पीड से अगर आप इसको रीड कर पा रहे हो तो ही आप सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हो। अदरवाइज़ आप आराम से लगे हो एक एक लाइन पढ़ने, तो आप लॉस्ट हो जाते हो एंड आपका टाइम हो जाता है ओवर। सो जस्ट एनालिटिकल स्किल मांगता है कि आपने पैराग्राफ पढ़ा एंड झट से आपने इसके जो सेंट्रल आइडिया था, थीम था, उसको पकड़ लिया, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ कॉम्प्रिहेंशन में, पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ता मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स का एक होता है। सो पहले क्वेश्चन पढ़ो कि वो बात किसकी कर रहा है। वो बात करेगा कि ऑथर ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, इन्फ्रेंस क्या था, मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है। जिस भी वर्ड की बात कर रहा है उस लाइन को पकड़ लो, देन उस पर्सपेक्टिव से इस पैराग्राफ को रीड करो, ठीक है। देन आपको आप अच्छे से उसका आंसर पता चलेगा। अदरवाइज़ आपने पहले पैराग्राफ पढ़ लिया, बाद में आपने क्वेश्चन देखा कि वो तो पूछ रहा था इन्फ्रेंस के बारे में, अब आपको पता ही नहीं चला इन्फ्रेंस क्या था, आपने तो सेंट्रल थीम पकड़ लिया। अब आप फिर से पढ़ोगे इन्फ्रेंस के लिए, सो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, बाद में पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है। एंड अगेन कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ स्पेशल ऐसा नहीं कि कहीं से बुक खरीदो पढ़ो, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। ये सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, ठीक है। आराम से PYQ उठाओ। मैंने खुद इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं किया था, 2 बार एग्ज़ाम क्लियर किया है, स्पेशली कुछ भी नहीं किया इन सब के लिए। जो मैंने खुद किया मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। PYQ उठाओ, उसी में से क्वेश्चन है, उसी को प्रैक्टिस करो, उसी के आंसर देखो, जस्ट हो जाएगा। कुछ स्पेशल तो है नहीं इसका, है ना। सो एंड जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की, थीम लिखा होता है, इन्फ्रेंस लिखा होता है, सेंट्रल आइडिया लिखा होता है, और भी कितने तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं। उन वर्ड्स पर फोकस करना। जैसे थीम है एंड सेंट्रल आइडिया है, इसमें आप पैराग्राफ के बाहर नहीं जा सकते। जो पैराग्राफ दिया होता है आपको, कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है आपको, ठीक है, आप उस कॉम्प्रिहेंशन वाली नॉलेज से बाहर नहीं जा सकते थीम एंड सेंट्रल आइडिया के केस में। बट अगर वो इन्फ्रेंस पूछ रहा है तो आप बाहर जा सकते हो, मीन्स तब आप अज्यूम कर सकते हो। अगर क्वेश्चन है कि भाई आप क्या इन्फर करते हो इस पैराग्राफ से, तो आप अज्यूम कर सकते हो कुछ भी उसके रिलेटेड। बट अगर उसने थीम या सेंट्रल आइडिया पूछा तो आप अज्यूम नहीं कर सकते। अब ऐसी चीज़ें आपको PYQ से पता चलेंगी, ठीक है। देन प्रैक्टिस पास्ट पेपर, हर बार की तरह यही आपका सेवियर है, यही आपको मेरिट में लेकर आएगा, यही आपको मेरिट में लेकर आएगा, इसके अलावा कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉम्प्रिहेंशन। देन वी हैव अपनी ग्रामर, फ्री के मार्क्स, मैं इसको फ्री के मार्क्स बोलता हूँ, ठीक है। एंड ये इंग्लिश
इसके लिए आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी ज़रूरी है। एंड वो कमांड कहाँ से आएगी? मेजरली न्यूज़पेपर पढ़ के या फिर इंग्लिश मूवीज़ वेब सीरीज़ वगैरह देखकर। बट आई डोंट थिंक कि आपके पास उतना टाइम होगा कि आप डेली इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हो एंड इंग्लिश लर्न कर रहे हो। सो न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स। ठीक है, वहाँ से आपकी करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे एंड आपकी स्पीड रीडिंग भी बढ़ेगी, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जस्ट इसके लिए ग्रामर के लिए आपके पास कमांड होनी चाहिए। देन ऊपर हमने देखा ही था कि यहाँ पर या कि आपको रीराइट करना होता है, आपको रीराइट करना होता है सेंटेंस, कि आपको दिया होगा एक्टिव, आपने पैसिव में जाना होगा। सो अगर आपको रियली लगता है कि यार मेरी तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है एंड दैट्स वाई मुझे लगता है कि मेरा ग्रामर का स्कोर उतना अच्छा नहीं बन पाता, तो डू वन थिंग कि मैंने ग्रामर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, डू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि आपको कुछ स्पेशल नहीं चाहिए ग्रामर में स्कोर करने के लिए। जस्ट कुछ ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको यूज़ करनी होती हैं। मैं खुद वो यूज़ करके ही मैंने 2 बार पेपर क्लियर किया। ठीक है, मैंने कुछ स्पेशली इंग्लिश सीखी नहीं है जाकर कहीं पर। सो वही आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरी ग्रामर वीक है, तो यूट्यूब पर बहुत सारे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपनी ग्रामर पर मैराथन्स बना कर रखी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, आप उनको देख सकते हो, उनमें अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। देन अगेन योर PYQs, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। आप ग्रामर वाली वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको बिना कुछ सीखे कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, उसको यूज़ करके आप ग्रामर के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। दिस इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट PYQ, ग्रामर PYQ एनालिसिस वीडियो। वो आपके लिए रियली हेल्पफुल होगी, बिकॉज जो मैंने खुद पर्सनल फील किया था, एक्सपीरियंस किया था, वही मैंने शेयर किया उसमें, कुछ भी उसमें सुपरफिशियल नहीं है। देन वी हैव हमारा आर्ग्यूमेंट राइटिंग। इसमें सिंपली क्या बताऊँ, प्लस एंड माइनस देखना होता है, प्लस एंड माइनस पॉइंट देखने होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली क्या इशू चल रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन एंड वन इलेक्शन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। एंड मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये वाला वन नेशन वन इलेक्शन रिलेटेड टॉपिक या तो हमारा UPSC में आएगा या CAPF में आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये हीटेड टॉपिक है, इतना ज़्यादा न्यूज़ में है ना, UPSC डेफिनेटली पूछेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन वाला पूछा था हमारे CAPF में, वैसे इसका भी डेफिनेटली पूछेगा। सो आर्गूमेंट की हम बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, कुछ स्पेशल सीखना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं, जस्ट आपको अगर सरफेस लेवल पे भी नॉलेज है इस टॉपिक की तो भी चल जाएगा। सो यहाँ पर हम फेवर की बात करेंगे, यहाँ पर उसके अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन है। सो इसका प्लस पॉइंट कौन सा है? आर्गूमेंट राइटिंग में यही करना होता है हमें, फॉर एंड अगेंस्ट में लिखना होता है। सो इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इसकी, वो रिड्यूस हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसकी रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज बार बार इलेक्शंस नहीं होंगे, जिससे एक्सपेंडिचर ओवरऑल कम हो जाएगा। और इसका प्लस पॉइंट कौन सा है कि बार बार जो पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं वो नहीं होंगी, बिकॉज जब भी इलेक्शन होता है, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो रहा है या फिर स्टेट लेवल पे हो रहा है, तो पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, जिससे नॉर्मल बिजनेस डिसरप्ट हो जाता है। सो वो नहीं होगा, मीन्स वी कैन से टाइम सेव होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिड्यूस होगी, टाइम सेव होगा। थर्ड इज़ गवर्नमेंट जो है मेजर इश्यूज़ पर काम कर पाएगी, जो मेजर इश्यूज़ होते हैं नेशनल लेवल पे उनके ऊपर काम कर पाएगी। बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होता है, लोकसभा के एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन साइमल्टेनियसली होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सेम डे पे होंगे, नो, इट मीन्स फेज़ वाइज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट
जनवरी को, लेट्स अज्यूम 1 जनवरी को आपकी वोटिंग है फॉर लोकसभा, 3 या फिर 4 जनवरी को आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होगी, एंड सो ऑन। ये उसका फेज़ वाइज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम डे पे होगा। सो ये है। देन अगेंस्ट में क्या है, इसका पॉइंट है, अगेंस्ट में ये है कि जो रीजनल इश्यूज़ हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि हर स्टेट है, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना कोई अलग इशू है, ठीक है, हर स्टेट का कोई अलग इशू है। सो स्टेट इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल के इश्यूज़ पर, ना कि नेशनल लेवल के इश्यूज़ पर। सो स्टेट रीजनल इश्यूज़ जो हैं, स्टेट लेवल इश्यूज़ जो हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। और इसका नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका सिग्निफिकेंस लूज़ हो जाएगा, कैसे? क्योंकि नेशनल लेवल पर जो नेशनल लेवल पर पार्टी है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, फंड्स ज़्यादा होंगे, मशीनरी ज़्यादा होगी। सो वो सब कुछ यूज़ करके इन्फ्लुएंस करेगी रीजनल इलेक्शन को, जिससे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का सिग्निफिकेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये तो था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सा है इसका, फेडरलिज्म। थर्ड पॉइंट है इसका फेडरलिज्म। ऐसा भी कहा जाता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलेगा वो रूलिंग गवर्नमेंट को मिलेगा एट सेंट्रल लेवल, जिससे ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। सो ये हो गया हमारे पॉइंट। सो हमें जस्ट इतना पता था 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है, हमने इन दोनों के प्लस एंड माइनस पॉइंट निकाल लिए। सो ऐसा ही आर्ग्यूमेंट राइटिंग में होता है। अगर आपके पास सरफेस लेवल पर भी नॉलेज है तो भी आप आराम से उसके फेवर एंड अगेंस्ट में पॉइंट्स लिख सकते हो, कुछ स्पेशल नहीं करना होता। जस्ट आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन था, आपने स्टार्ट कर दिया कि रिसेंटली एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, कि रामनाथ कोविंद जो थे उनकी एक कमेटी बनाई गई थी जिनका उनको चेयरमैन बनाया गया था 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर। उन्होंने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट की है एंड उस रिपोर्ट में ये बात हुई है। या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, एंड 1 नेशन 1 इलेक्शन का पर्पस बताओगे आप, बस इतना बोल के 2-3 लाइन्स, फिर फेवर में पॉइंट लिखोगे, फिर अगेंस्ट में लिखोगे, ठीक है। 4-5 पॉइंट फेवर में लिखे, 4 पॉइंट अगेंस्ट में लिखे, लास्ट में वही आपने पॉजिटिव बात कर दी कंक्लूजन देके, बस हो गया आपका आर्गूमेंट राइटिंग। कुछ स्पेशल नहीं करना, कुछ भी हाई फाई नहीं करना, बस इतना सिंपल है आर्गूमेंट राइटिंग। फ्री के नंबर हैं, कुछ नहीं लिखना होता, बस ये करना होता है। ट्रस्ट मी, मैंने खुद इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, जो आपको बता रहा हूँ वही यूज़ किया है, उसी के बेसिस पे दोनों बार पेपर क्रैक किया। कुछ स्पेशल नहीं करना होता पेपर 2 के लिए। हाँ, जो मैंने बताया ये तो करना होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना होता। सो दिस वॉज इट फॉर योर पेपर 2। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एनी क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन हिट दैट रेड आइकॉन, मीन्स यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।